Hello friends, welcome to Dwarka Education. We learn English grammar and today's our topic is pronoun. But आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपटीशन एग्जाम का, जैसे बैंकिंग का और एसएससी लेवल का. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ प्रोनाउन? डेफिनेशन तो हम सबको पता होती है. आप वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विलेंट, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं या नाउन के बराबर होते हैं तो उनको प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ टाइम टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में हमें पढ़ा है कि आई, यू, ही, मी, दैम. और इसमें मैं यहाँ पे आपका टाइम बहुत ही कम लेने वाली हूँ तो मैं थोड़ा स्पीडली बता रही. ऑर्डर इसका क्या आएगा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. इसमें आपका सेकंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा. एग्जाम्पल इसका क्या होगा? यू, ही एंड आई आर गोइंग. कि पहले आपका सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा. लेकिन अगर क्या हो, किसी इसमें अगर पाप दिखाया गया, दोष, भूल को स्वीकार किया गया हो तो हमारा ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है. हमारा ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन. आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ साइन. अब यहाँ पे हमने देखा आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए सिन, तो हमारा ऑर्डर है वो 2 3 1 से 1 2 3 चेंज हो गया. देन अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है. फर्स्ट वन आता है आफ्टर लेट. लेट के बाद लेट यू एंड मी गो. ही डिपेंड्स ऑन मी. अब हम यहाँ पे देखते हैं लेट यू एंड मी गो. इसमें हमारा अगर यू एंड आई कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. यू एंड आई अगर करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है. और इसमें ही डिपेंड्स ऑन मी और न कि ऑन आई. अगर हम यहाँ पे ऑन आई कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है. ही डिपेंड्स ऑन मी आएगा, यहाँ पे आई यूज नहीं होगा. तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ही डिपेंड्स ऑन मी. अगर हम यहाँ पे आई का यूज कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा. बेसिकली यही इस तरह की ही मिस्टेक्स हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं. देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी. और अगर हमारा यहाँ पे हम आई का यू एंड आई, दिस इज रॉन्ग. आई इज नॉट कम हेयर. आफ्टर प्रीपोजिशन बेस्ड जो प्रॉब्लम दी जाती है वो इस तरह की होती है. बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली फेंट कम एट ऑल एंड एक पार्ट होता है नो एरर. इसमें ऐसे पार्ट बना दिए जाते हैं जिसमें से हमें जिस पार्ट में हमें प्रीपोजिशन हमारे जो प्रोनाउन है वो सही है गलत है ढूंढना होता है, उसका हमें आंसर देना पड़ता है. अब इस सेंटेंस में पार्ट ए में आई के बदले मी का प्रयोग होगा. कि जहाँ पे आई दिया है बिटवीन यू एंड मी, तो पार्ट ए है वो हमारा रॉन्ग है. यहाँ पे हमने मी का प्रयोग किया गया है क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है. बिटवीन हमारी एक प्रीपोजिशन होगी और आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग होता है. नेक्स्ट हमारा आता है देन एंड द केस. आफ्टर देन नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन. देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है. कब होता है? कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में हो. जब हमारे दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन किया गया हो देन हम नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का यूज करते हैं. यहाँ पे यू आर बेटर देन आई. जब हमारा यहाँ पे क्या, लेकिन देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो. आई एम, यहाँ पे क्या हो सकता है? आई एक आ सकता है आई एम. और आफ्टर देन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में क्या होगा? ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी. यहाँ पे क्या होगा कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होगा
कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ये हो गए और इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आता है ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग होता है। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। ईच इज टू और मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आता है ईच ऑफ द टू बॉयज। यहाँ पे हमने क्या किया कि हम जो ईच का यूज हमने किसके बीच में किया, टू बॉयज के बीच में यूज किया। या फिर ईच ऑफ द थ्री बॉयज, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। इधर क्या होगा, इधर और नीदर का यूज होगा ओनली फॉर टू। इसमें मोर देन टू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टू के लिए। इधर ऑफ दीज टू बॉयज, इधर ऑफ दीज टू गर्ल्स। आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है और इधर और नीदर का प्रयोग ऑलवेज ओनली एंड ओनली फॉर टू। नेक्स्ट हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईच अदर का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ईच अदर का यूज ओनली फॉर टू। अब इसमें भी क्या होता है कि जो ईच अदर का है ओनली एंड ओनली फॉर टू के लिए होता है। इसमें क्या आ जाएगा, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। अब हमारा अगर दो की बात हो रही है ओनली एंड ओनली टू, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर। और अब यूज आता है हमारा वन अनदर का, यूज फॉर मोर देन टू। ये हमारा क्या होता है, दो से ज्यादा के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। देन एग्जाम्पल इज द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर फाइव आ रखा है तो हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, ईच अदर और वन अनदर के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं माना जाता। लेकिन ऊपर अगर तथ्य को के अनुसार हम चलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये हमारा सही है कि दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईच अदर का, एंड मोर देन टू वन अनदर का यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस दैट। सिंपल है, जहाँ पे भी आपको दिस दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, नन, वन, एक्सेट्रा। जो भी आपको दिए मिले तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउन का यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ और सेल्स का जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन की पोजेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ को जोड़कर रिफ्लेक्टिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जैसे कि माई सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया। एग्जाम्पल क्या होता है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे जो हिमसेल्फ यूज हुआ है कि उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के पॉजेसिव तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, यदि ट्रांसलेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपस में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के प्रयोग से किया गया होगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन का यूज हुआ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया होगा। जैसे ही इंजॉय द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, इंजॉय क्या हो गई हमारी, यहाँ पे एक वर्ब हो गई, एंड पार्टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इंजॉय हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे गया, पार्टी दी गई है। और यही इसमें बताया गया है कि ट्रांसलेटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उनको आपस में
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की उम्मीद होती है। यहाँ पे हम कौन से यूज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। यहाँ पे हमारा इंजॉय क्या आ गया? फिर से वर्ब है, एंड हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया? अब ये रूल यहाँ पे काम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया हमारा। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और द पार्टी, पार्टी वर्ड हमारा क्या होगा? एट द पार्टी। ये पूरा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह इसमें एक और रूल काम करता है, यदि हर्ट किया गया हो, चीट किया गया हो, और प्रोस्टेट किया गया हो, इंट्रोड्यूस किया गया हो, प्रेजेंट किया गया हो, अपसेंट किया गया हो, या सेटिस्फाई हो, ले हो, आदि क्रिया सभी के साथ में एक ऑब्जेक्ट, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो सी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या हो गया? वर्ब हो गया। इंट्रोड्यूस हमारे वर्ब की तरह और मी हमारा यहीं पे ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको बोले सी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। सी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, तो ये हमारा सेंटेंस है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस वर्ब का प्रयोग होता है जहां भी किसी भी सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस्ड वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन ये क्या है? एक ट्रांसलेटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। और ट्रांसलेटिव वर्ब होती है उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य ही करेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर वाक्य सेंटेंस हमारा करेक्ट ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमें उसमें पता नहीं चलेगा। इसमें इंट्रोड्यूस के बाद क्या कर दिया हमने? रिफ्लेक्टिव जोड़ दिया है, जिससे हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट हो गया। अगर हम इंट्रोड्यूस के बाद में रिफ्लेक्टिव नहीं जोड़ते तो हमारा जो सेंटेंस था वो करेक्ट नहीं हुआ। अब हम दूसरा इसका सेंटेंस देखते हैं, सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द डीएम। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट बन गया। सी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया टू द डीएम। नेक्स्ट हमारा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसा कि हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में बताया, समझा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन भी उसी के साथ में आता है। सेल्फ और सेल्फ को जोड़, दोनों को जोड़कर ही क्या बनाया जाता है? हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बनाया जाता है। लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीनिंग के साथ में ये यूज़ किया जाता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ स्वयं या खुद को है तो एम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ है वो स्वयं या खुद ही होगा। अगर रिफ्लेक्टिव का सेम है तो इसका भी सेम ही होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सोमा बी फोल्डेड हरसेल्फ, सोमा ने खुद को ही बेवकूफ़ बनाया। और दूसरा हमने दे दिया सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, सोमा खुद वहाँ गई। इनका अगर मैं देखे तो मीनिंग अलग अलग है, लेकिन क्या हुआ? हमने यहाँ पे क्या किया? सेल्फ का यूज हुआ, जिसमें के अंदर एम्फेटिक खुद को या स्वयं को, दोनों का अगर मीन देखें तो सेम ही है। खुद को कोई काम हम खुद से करें, स्वयं करें। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हु, विच, दैट एंड व्हाट, बट एंड एज। अब आता है सबसे पहले हु का यूज़ कहाँ करते हैं? हु यूज फॉर ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग का हमारा इसमें सेंटेंस में आए तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया। इसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। अब ये क्या हुआ? द बॉय था या स्टूडेंट है, दोनों ही किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मैन हु स्लैप्ड राम। द मैन भी क्या ह्यूमन बीइंग के लिए एंड राम भी, तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ हमारा आता है विच का। विच हमारा किसी थिंग के लिए।
और इसके एग्जाम्पल है द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, कि जो पेन टेबल पे है वो मेरा है। इसके लिए हम किसके लिए, पेन भी हमारा है, यहाँ पे क्या हो गया, थिंग हो गया, टेबल भी थिंग है। और मेनली हम पेन को देखेंगे कि किसके बारे में प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। तो पेन विच, विच से पहले हमने किसका यूज़ किया, पेन, तो ये हमारे थिंग के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बुक विच इज सी परचेज्ड मी, देन सी परचेज्ड मी, तो यहाँ पे बुक का यूज हुआ है, विच से पहले हुआ है, किसी थिंग के लिए आता है। नेक्स्ट यूज है वो है दैट का। दैट का यूज दोनों के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए और थिंग्स के लिए भी। एग्जाम्पल क्या, द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वाज अ स्टूडेंट। अब क्या यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने यूज किया द बॉय स्टोल माई पर्स वाज अ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या था कि हमने ये बॉय का यूज हुआ, लेकिन बात किसकी हुई है, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, बॉय का यूज किया गया। दैट से पहले बॉय का भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, और यहाँ पे पेन है, दैट से पहले थिंग का भी यूज हो सकता है एंड ह्यूमन बीइंग का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है हु और विच, यूज फॉर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों ही टाइप्स में होता है, जबकि दैट का सिर्फ डिफाइनिंग में होता है। जैसे कि द डॉग विच आई बोट इज ब्लैक, इसमें क्या हुआ है, हमारा डिफाइनिंग यूज हुआ है। द डॉग विच, विच एंड आई बोट अ डॉग विच इज ब्लैक, और यहाँ पे हमारा नॉन डिफाइनिंग यूज किया गया है कि इसमें, क्योंकि इस सेंटेंस में तो हमने क्या देखा था, विच के बदले हमने दैट का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सेकंड में क्या हुआ है, सेकंड वाक्य में हमारा ब्लैक को जोड़ने का काम कर रहा है कि जो आई हैव बोट अ डॉग इट इज ब्लैक को, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विच कर रहा है। तो दोनों में विच अलग अलग जगह पे यूज किया गया है। लेकिन जो डॉग है उसका संबंध में कोई मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये सेंटेंस, इसीलिए जो सेंटेंस है उसमें विच आई बोट के बिना भी वाक्य का जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। विच आई बोट का मतलब पूरा क्लियर नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में विच का डिफाइनिंग यूज होता है, जबकि जो बाकी सेंटेंसेज होते हैं उसमें विच इज़ ब्लैक के बगैर भी वाक्य का अर्थ पूरा किया जा सकता था। लेकिन इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन विच का नॉन डिफाइनिंग यूज किया गया है। इसमें डिफाइनिंग यूज किया गया है, इसमें नॉन डिफाइनिंग यूज किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला सेंटेंस अगर हम नहीं करते, इसका यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे विच इज़ ब्लैक अगर हम नहीं लगाते तो भी हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट है। आई हैव बॉट अ डॉग, विच का कोई यूज नहीं है, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, ओनली, नॉन, ऑल। अब इसमें हमें क्या है, जब एवरीथिंग हो, सुपरलेटिव इसमें ओनली की जगह जब इसका मीनिंग क्या हो कि एवरीथिंग हो, उसके बाद दैट का यूज होता है, न कि हो और विच का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट इज राइट। इसमें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो न कि विच ग्लिटर्स, अब यहाँ पे अगर हम विच का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, न कि द बेस्ट थिंग विच। अगर हम यहाँ पे दैट की जगह पे विच का यूज करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यूज हु और whom, इसमें प्रॉब्लम दिया जाता है, मेनली यहाँ पर ही प्रॉब्लम दिया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें ध्यान रखना है कि हु नॉमिनेटिव केस में होता है, जबकि हुम का ऑब्जेक्टिव केस में होता है। सिंपल यूज है कि नॉमिनेटिव केस है तो किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में हु का यूज करेंगे, और
ऑब्जेक्टिव केस में whom का यूज करेंगे। who के बाद एक वर्ब आता है, हमेशा जब भी who आएगा उसके बाद वर्ब आता है, और whom के बाद कभी कोई वर्ब का यूज नहीं किया जाता। इसके साथ में हमेशा वर्ब आती है और इसके whom के साथ में कभी भी वर्ब नहीं आती। ये हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर whom I met today was राम्स ब्रदर। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, द डॉक्टर तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ओके, whom हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, फिर से सब्जेक्ट हो गया, और met क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस टाइप के सेंटेंस में whom के बदले who का प्रयोग करके प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, whom को हटा के यहाँ पे हमें क्या दे दिया जाता है, who दे दिया जाता है, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो एग्जाम में पूछी जाती है। और इस टाइप का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर हु कम हेयर वॉज राम्स ब्रदर। इसमें द डॉक्टर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया फिर से, और हु भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या हो गई, कम क्या हो गई, हमारी वर्ब। इस सेंटेंस में क्या किया है, हु के बदले whom दिया जाता है। अगर जहाँ पे क्या हुआ, हु यूज किया गया था उसके बदले whom लिख के और एग्जाम में प्रॉब्लम दी जाती है। और तो हमें इन दोनों का सबसे ज़्यादा मेनली जो एग्जाम्स में, जो कंपटीशन एग्जाम्स में इनकी जैसी प्रॉब्लम्स दी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हु, whom, whose, which, what हमेशा ये वाले दिए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, हु कम हेयर। यहाँ कौन आता है, हु कम हेयर, एंड इसमें क्या दिया जाता है, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज जॉन। यहाँ पे हु फर्स्ट में पूछा जाता है, क्वेश्चन किया गया है, एंड यहाँ पे किससे, विच से किया है, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज जॉन, कि इसमें किसी के बारे में पूछा था, जैसे कि व्हाट इज द मैटर। तो इसमें हु, whom, what के साथ में प्रॉब्लम दी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, और इसमें मेनली सबसे ज़्यादा जरूरी बस एक वर्ड के साथ में प्रॉब्लम दी जाती है। सो गाइज, ये कुछ प्रोनाउन के रूल्स थे जिसके बेस पे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मे बी इट्स लिटिल बिट हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।